स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इसमें हमने जो पहला केस पुट ऑन किया है वो है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अपना जो ऑब्जेक्ट है वो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेयर मीडियम में रखा हुआ है और दूसरा जो मीडियम है जिस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन होना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 लिया गया है। तो इसमें दो फर्दर केसेस हम बना सकते हैं। एक तो ये कि रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए इस डेरिवेशन को हम देख सकते हैं और दूसरा हम वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के लिए भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन वाले केस में आती है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन का केस पिकअप किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट हमारा आप देख सकते हैं कि रेयर मीडियम में रखा हुआ है और जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्चुअल हो रहा है। हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ओ पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रहा है। ये आई पे आपकी इमेज बन रही है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो ओ है वो आपका सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हम लोगों ने अल्फ़ा लिया हुआ है। इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रही है उसको बीटा लिया गया है और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको गामा लिया हुआ है। तो हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हुए इस बाउंड्री के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। अगर आप स्नेल्स लॉ कैसे किसी सरफेस बाउंड्री पे अप्लाई करना किया जाता है इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल OPC देखेंगे, OPC। तो अगर आप OPC पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फ़ा और आई, और गामा इसका एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। फिर से वही वाले थ्योरम यूज़ करेंगे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। तो चूँकि स्नेल्स लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंस का यूज़ हुआ है, आई चाहिए हमें, तो आई की वैल्यू यहाँ से जब निकाल लेंगे हमें मिलेगा गामा माइनस अल्फ़ा। फिर से अगला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PIC, यहाँ पे लोकेट करो वेयर इज़ PIC। तो PIC इनके जो हमें इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं, R और बीटा। इसका एक्सटीरियर एंगल गामा आपको क्लियरली दिख रहा है। तो फिर से वही वाली थ्योरम यूज़ करेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा। फिर से चूँकि स्नेल्स लॉ में हमको रिफ्रैक्शन एंगल की ज़रूरत है तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे। R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन 1 में I और R की वैल्यूज़ आप पुट ऑन कर देंगे। तो पुट ऑन कर देने से पहले काम कर लेते हैं, जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम लोगों ने देखा है कि फॉर वेरी स्मॉलर एंगल्स साइन I इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I एंड साइन R इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R। तो इस तरीके से ना इक्वेशन 1 जो लिखा हुआ है N1 sin I, इसको हम लिख सकते हैं N1 I इज़ इक्वल टू N2 R। और अब I और R की वैल्यूज़ आप पुट ऑन कर दीजिए तो ये हो जाएगा जो आपको सामने दिख रहा है। इस तरीके से हमने इसको अरेंज वगैरह कर लिया तो गामा अल्फ़ा बीटा के कोफिशिएंट्स अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में हमको मिल गए हैं। इसको हम इक्वेशन 2 पुट ऑन कर देते हैं। अभी इक्वेशन 2 के दोनों साइड का टैन ले लेते हैं। टैन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमको ये डिस्टेंसेस चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट बना रहा है ऑप्टिक सेंटर से, इमेज बना रही है ऑप्टिक सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा है ऑप्टिक सेंटर से, दैट्स वाई हम लोग टैन ही ले रहे हैं। तो दोनों साइड का हम टैन ले लेते हैं। तो टैन लेने पे क्या हो जाता है, N1 माइनस N2 टैन गामा इज इक्वल टू N1 टैन अल्फ़ा माइनस N2 टैन बीटा। इसको इक्वेशन 3 पुट ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स आप ले लीजिए, जैसे कि अगर आप OPQ लेते हैं तो आपको टैन अल्फ़ा की वैल्यू पता चलेगी, आप IPQ लेते हैं तो आपको टैन बीटा की वैल्यू पता चलेगी, आप CPQ लेते हैं तो आपको टैन गामा की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पे टैन गामा की वैल्यू निकली हुई है PQ अपॉन QC, टैन बीटा की वैल्यू निकाली गई है PQ अपॉन IQ एंड टैन अल्फ़ा की वैल्यू निकली है PQ अपॉन OQ। तो टैन अल्फ़ा, टैन बीटा, टैन गामा की ये सारी वैल्यू जब इक्वेशन 3 में हम पुट ऑन करते हैं तो हमारा इक्वेशन 3 हो जाता है इस तरीके से जो आपके सामने लिखा हुआ है। फिर PQ जो कि दोनों ही साइड में कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है N1 माइनस N2 अपॉन QC इज इक्वल टू N1 अपॉन OQ माइनस N2 अपॉन IQ। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन इन वैल्यूज़ को जब पुट कर देते हैं, देखो
क्यू फिर से वही है, ऑप्टिक सेंटर के बहुत नियर का पॉइंट है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको क्यू को ओ पे ही माना जाता है। तो अगर आप क्यू सी की बात करो तो आप इसको आप ओ सी के बराबर लिख सकते हो, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। चूँकि रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ़्ट साइड में पड़ रहा है, इसलिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव में ली जाएगी। ऐसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में ली जाएगी, ऐसे इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में ले जाएगी, क्योंकि ये सारे ही जो क्वांटिटीज़ हैं वो लेफ़्ट साइड में आ रही है ऑप्टिक सेंटर के। तो साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग ये सारी डिस्टेंसेस हमें नेगेटिव साइन के साथ लेनी पड़ेंगी। तो जब इनको हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ पुट ऑन कर देते हैं, तो हमें हमारा इक्वेशन जो मिल जाता है दैट इज़ n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी। सेम थिंग आप रेयर टू डेंसर मीडियम की आप किसी भी, जैसे ये कॉन्केव सरफेस के साथ की थी, आप इसको कॉन्वेक्स सरफेस के साथ भी कर सकते हैं। ये वर्चुअल इमेज के लिए की गई थी, आप इसको रियल इमेज के लिए कर सकते हैं। किसी भी केस का, चाहे रियल के लिए बनाते हैं या वर्चुअल के लिए बनाते हैं या किसी भी सरफेस के लिए बनाते हैं, फार्मूला हमेशा सेम ही आना है। जब तक कि आप रेयर टू डेंसर जा रहे होंगे तब तक हमेशा ये फार्मूला आपको ऐसे ही मिलेगा। हम दूसरा केस लेंगे, व्हेन द रेज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इस तरीके का एक सरफेस बना हुआ है जिसमें डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लिया हुआ है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लिया हुआ है। इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। तो फिर से अगर यहाँ पे एंगल्स का वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ओ सी क्यू में देखेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू गामा मिलेगा, आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फ़ा। दूसरा ट्रायंगल क्यू सी आई को देखेंगे तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा मिलेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आई और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना और उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाना। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं सरफेस बाउंड्री पे, तो ये हो जाएगा n2 साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन आर। फॉर स्मॉल एंगल्स अगर स्नेल्स लॉ के इक्वेशन को लिखते हैं तो ये हो जाता है n2 आई इज इक्वल टू n1 आर। फिर आई और आर की जो वैल्यूज़ अभी हमने निकाली थी वो पुट ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से इनको अरेंज वगैरह करने पे हमको मिल जाता है n2 माइनस n1 गामा इज इक्वल टू n2 अल्फ़ा प्लस n1 बीटा। इसको इक्वेशन 1 पुट ऑन कर देते हैं। अभी फिर दोनों ही साइड का टैन ले लेते हैं। तो टैन ले लेने पे n2 माइनस n1 टैन गामा की डायरेक्ट वैल्यू पुट ऑन कर दी है। ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे पुट ऑन कर दी गई, क्योंकि पिछले केस में आपको समझाया हुआ है वैल्यूज़ कैसे ली जाती हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ ले जाती हैं, दोनों साइड से PQ कट जाएगा। तो n2 माइनस n1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू n2 अपॉन ओ पी प्लस n1 अपॉन ओ आई। साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज पुट कर देंगे। अब चूँकि यहाँ पे इस बार इमेज राइट साइड में बनी हुई है तो इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी भी हमारी नेगेटिव ही रहेगी। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज पुटअप करके इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए फार्मूलेशन मिलेगा। n2 माइनस n1 बाई आर इज इक्वल टू n2 बाई यू माइनस n1 बाई वी। तो यहाँ पे फ़िलहाल रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। अब डेंसर टू रेयर मीडियम में वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन के लिए या ये कॉन्केव सरफेस यूज़ हुई, आप कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। वो एक्सप्रेशन सेम ही आएगा जब तक कि हमारा मीडियम चेंज नहीं